अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया ना भाई साहब, दिल से रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। और कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। 99% बच्चे ना इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना रियल नंबर वाला जो आपका पहला चैप्टर है मैथ्स का, उस चैप्टर के मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में पक्का आएंगे। अगर तुम्हें इस चैप्टर का कुछ भी नहीं आता ना, तो जितने भी मैं क्वेश्चन अभी आपको बताने वाला हूं, अगर आप इतने भी कर लोगे ना, तो भी आपकी नैया पार लग जाएगी। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको इस चैप्टर का, रियल नंबर वाले चैप्टर का कुछ भी नहीं आता, जितने 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, अगर तुम इतना भी कर लोगे, मोर देन इनफ है। तुम्हें इन 10 क्वेश्चन के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। इस चैनल के ऊपर है ना, मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर मैं आपको ना चैप्टर वाइज आपके वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि आपके पेपर में गारंटीड पूछे जाते हैं। और ऑलरेडी मैं काफी अलग अलग चैप्टर के गारंटीड क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको रियल नंबर वाले जो चैप्टर है इसके मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो देखो यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को ना रोबोट की तरह देखेंगे। ये मैथ का चैप्टर है, इसको सिर्फ देखना नहीं है, जितने मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये आपको खुद सोल्व करने का ट्राई भी करना है। ऐसे रोबोट की तरह बैठ के वीडियो मत देखना। आई नो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन यार जब तक आप खुद अपने हाथ से पेन उठा के क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, यार ये मैथ का सब्जेक्ट है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस बेस्ड है। जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे तुम्हें आके भगवान पढ़ा देना, तो भी तुम्हें मैथ समझ नहीं आएगा। तो जल्दी से जाके रफ नोटबुक और पेन उठा के लेके आओ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स? ओके गाइज, एक चीज मैं आपको बता देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा। फ्लो क्या होने वाला वीडियो का वो मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आप वीडियो देखते टाइम आपको माइंड में ये चीज लेके चलना, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपको ना ये 10 क्वेश्चन ट्राई करने, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद पढ़ो, समझो और खुद एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन सही होगा गलत होगा वो बाद की बात है, ट्राई जरूर करना है, ठीक है? और हर एक करेक्ट आंसर का आपको खुद को 1 नंबर देना है, ठीक है? और लास्ट में आप, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी ना, लास्ट में आप मेरे को अपना स्कोर जरूर बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 में से मान लो आपके 5 क्वेश्चन ठीक है, तो आपके नंबर कितने बने? 5 आउट ऑफ 10। तो आपके जितने भी नंबर बनेंगे ना, चाहे आपके 7 आउट ऑफ 10 बने, चाहे आपके 10 आउट ऑफ 10 बने, जितने भी नंबर आपके बनेंगे, आपको अपना जो स्कोर है ना वो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना है, ताकि मेरे को पता तो चले कि यार आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरे को बताओगे नहीं तो मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, सिंपल सी बात है। मेरे को सपने थोड़ी ना आएंगे कि यार इस बच्चे के इतने नंबर हैं। तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताओ कि भाई तुम्हारे 10 में से कितने क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आपके 10 में से फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 नंबर आ गए, इसका मतलब ये है कि यार देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूं। तुम्हें इस चैप्टर में सच में मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे। तो एक तरीके से तुम्हें आधे क्वेश्चन आते ही नहीं है, समझ रहे हो? तो तुम बिलो एवरेज हो, बुरा मत मानना। देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार मेरे ना 10 में से 5 नंबर आए, मेरे को कुछ नहीं आता। अभी नहीं आता ना, लेकिन तुम मेहनत करके बिलो एवरेज से एवरेज से टॉपर बन सकते हो ना। मेहनत करके आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है। तो अगर तुम आज बिलो एवरेज हो, तो ऐसे मत सोचो कि पूरी उम्र बिलो एवरेज रहोगे। मेहनत करो, ये तुम्हारा आईना है। मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया कि भाई तुम अभी इसी लेवल पे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी लाइफ इसी लेवल पे रहोगे। इस लेवल पे भी तो जाओगे ना। तो अभी बिलो एवरेज हो, लेकिन मेहनत करके तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? अगर तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल 7 में से, मतलब 10 में से 7 नंबर आए, इसका मतलब तुम एवरेज कैटेगरी के अंदर हो। मतलब तुम्हें इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके इस चैप्टर में मान लो फॉर एग्जांपल 10 में से 10 आ गए, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर आपके सारे करेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि यार तुम इस चैप्टर को छोड़ दो। मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो एक तरीके से तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि यार इस चैप्टर को छोड़ दो। जितनी मेहनत तुम्हें इस चैप्टर में करनी थी वो तुमने ऑलरेडी कर ली है, क्योंकि तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने उन चैप्टर को पकड़ना है जो तुम्हारे वीक है। अगर तुम अभी भी इसी चैप्टर पे लगे रहोगे ना, तो एक तरीके से तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट? ओके, तो देखो यार, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना एचसीएफ निकालना एंड एलसीएम निकालना आता होगा, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये होती है कि यही पता नहीं होता कि क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना आता होगा, एलसीएम निकालना भी तुम्हें आता होगा, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो मैं तुम्हें ना एक बहुत ही मतलब ऐसा ट्रिक बताता हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जब कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और उस क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट
अगर आप नोटिस करोगे इसके अंदर ग्रेटेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये ना ट्रिक आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, और ये ट्रिक तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन के अंदर आपका अगर ग्रेटेस्ट वर्ड हो, या फिर मैक्सिमम वर्ड हो, या फिर बिगेस्ट वर्ड हो, ठीक है, या फिर लार्जर वर्ड हो, ठीक है, मतलब इस टाइप के वर्ड हो ना, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूं। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, बिगर, लार्जर ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए, तो आप क्या निकालोगे, आप HCF निकालोगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? बहुत ही तगड़ा ट्रिक है, क्योंकि मेरे को पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के समझ ही नहीं आता कि भाई HCF निकाले या LCM निकाले। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट वर्ड दिख रहा है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट वर्ड है, आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें निकालना है HCF। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपका ऐसे वर्ड मिल जाए, लोवेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, ठीक है, इस टाइप के वर्ड मिल जाए, तो आपको क्या निकालना है, उस केस में आपको निकालना है LCM। LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम इस टाइप के वर्ड मिल जाए, तो आप क्या निकालोगे, LCM निकालोगे। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में देखो क्या वर्ड दे रखा है, ग्रेटेस्ट वर्ड दे रखा है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और आपको पता है HCF निकालने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए, पहला नंबर आपका ये हो गया और दूसरा नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपके 2 नंबर है 95 एंड 171, तो इन 2 नंबर का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ड है, ठीक है। तो 95 के प्राइम फैक्टर कर दो, तो ये 5 पे डिवाइड होगा और 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 19 जा कितना होता है, 95 होता है, ठीक है, चाहे 19 5 जा मान लो, कुछ भी मान लो। 171 ये आपका 3 पे जाएगा, फिर से 3 पे जाएगा और इंटू 19 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो दोनों के मैंने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर कर दिए, तो दोनों के अंदर आपका 19 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HCF। क्लियर एवरीवन, तो आंसर क्या हो गया, 19। समझ में आया? तो आपको ना ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ये चीज नोटिस करनी है, ग्रेटेस्ट वर्ड है, मैक्सिमम वर्ड है, लार्जेस्ट वर्ड है, बिगर वर्ड है, ऐसे वर्ड है, तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं, चलो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। देखो ये MCQ है, ठीक है, MCQ के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो चारों के चारों जो ऑप्शन है ना, ये आपके दोनों नंबर से छोटे हैं। पहला नंबर क्या है, 95 है, दूसरा नंबर क्या है आपका 171 है, ठीक है। इन दोनों नंबर से छोटे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो जब कभी भी आपका आंसर छोटा होता है ना, तो उस केस में आपको क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो आप ना ऑप्शन देख के भी समझ सकते हो कि भाई आपको क्वेश्चन में HCF निकालना है, LCM निकालना है। अगर आपके ऑप्शन बड़े बड़े होते, मान लो आपके ऑप्शन यहाँ पे 179 होता, यहाँ पे 111, ठीक है, ये बड़े हो गए, ठीक है, इन दोनों नंबर से बड़े हो गए, तो अब क्या निकालोगे, आप निकालोगे LCM। तो अगर आपका आंसर छोटा है तो HCF निकालते हैं, अगर आपका आंसर बड़ा है तो आप क्या निकालोगे, LCM निकालोगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो कर लोगे ना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाय एवरीवन, सॉरी यार वीडियो बीच में रोक रहा हूं, आपको ना एक बहुत ही बड़ी चीज बतानी थी। दैट मोशन के ऊपर ना एक बहुत ही बड़ी सेल चल रही है, जिसके अंदर मोशन के जितने भी कोर्सेज है ना, सभी कोर्सेज पे आपको 80% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट है ना, ये आपका बहुत ही लिमिटेड टाइम तक के लिए है। तो अगर आप मोशन का अभी कोई भी कोर्स परचेज करते हो ना, तो आपको 80% कम रुपए देने पड़ेंगे। और सिर्फ इतना नहीं, मैं आपको एक और खुशखबरी दे देता हूं, 80% तक का तो डिस्काउंट वैसे ही चल ही रहा है, साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि टोटल हो गया 90% तक का डिस्काउंट। तो यार मैं आपको बोलूंगा, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है ना जो कोर्स परचेज करने का सोच रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। तो कोर्स परचेज करने का जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी से जाके कोर्स परचेज करो। देखो 80% का डिस्काउंट तो आपको मेरे लिंक से वैसे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो कोर्स परचेज करने का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाके कोर्स परचेज करो और अपनी तैयारी शुरू करो। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ A एंड B आर टू कोप्राइम नंबर, ओके, देन A क्यूब एंड B क्यूब आर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपके लिए ना बहुत तगड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को ना खुद सोल्व करने का ट्राई करो, पढ़ो इस क्वेश्चन को कि A और B दोनों कोप्राइम नंबर है, तो क्या A क्यूब और B क्यूब ये किस टाइप के नंबर होंगे, सोचो। तो मैं बताता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, पहला A नंबर क्या है, A नंबर आपका 3 है, ठीक है, और B नंबर आपका क्या है, 4 है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो मेरा A नंबर 3 है,
बी नंबर मेरा 4 है। अब क्या बोला गया है कि ए क्यूब और बी क्यूब, तो ए क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 4 का क्यूब यानी कि बी क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो मैंने ए क्यूब कर दिया, बी क्यूब कर दिया। अब देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब ये होता है कि भाई उन दोनों नंबर के बीच में जो एचसीएफ होगा वो आपका 1 होगा, समझ रहे हो। तो 3 और 4 का एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो क्या निकलता है 1 निकलता है। तो ए क्यूब और बी क्यूब का एचसीएफ निकालोगे तो भी क्या निकलेगा, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का भी एचसीएफ क्या है 1 है। तो एक बात हमेशा अपने माइंड में रखना कि दो नंबर अगर आपके कोप्राइम है ना तो उनकी कुछ भी पावर कर लो, चाहे पहले वाले का ए रख लो, दूसरे का बी क्यूब कर लो, या ए 5 कर लो, मतलब ए रेज़ टू पावर 5 कर लो, बी रेज़ टू पावर 10 कर लो, कितनी भी पावर कर लो, अगर दो नंबर आपके कोप्राइम है तो उनकी जो पावर होगी ना वो भी क्या होगी, कोप्राइम होगी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें देखो आपका जो ए क्यूब और बी क्यूब है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके कोप्राइम नंबर। बहुत तगड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये बोला गया है कि दो नंबर है, उन दोनों नंबर का जो एलसीएम है दैट इज 2400, ठीक है। अब आपको इन ऑप्शन को देख के ये बताना है कि इन ऑप्शन में से एचसीएफ आपका कौन सा नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया दो नंबर भी नहीं दे रखे, हमने तो एक आइडेंटिटी पढ़ी है, एक जो इक्वेशन होती है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये पक्का आया होगा, मेरे को पता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार एलसीएम दे रखा है, अगर मेरे को ये दो पहले नंबर पता चल जाए तो एचसीएफ निकाल लूंगा, राइट, और मैं चेक कर लूंगा इन ऑप्शन में से। लेकिन यही तो ट्रिक है ना, क्वेश्चन में आपको दोनों नंबर नहीं बता रखे, पहला और दूसरा नंबर आपको नहीं पता, आपको बस ये पता है कि उन दोनों नंबर का जो एलसीएम है ना दैट इज दिस, और आपको ये बताना है कि इनमें से आपका एचसीएफ कौन सा नहीं होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही तगड़ी बहुत ही प्यारी चीज बताता हूं, हमेशा याद रखना कि जो आपका एलसीएम होता है ना उसको एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो है ना सिर्फ टॉपर बच्चों को पता होती है, एवरेज बच्चों को नहीं पता होती, तो दिमाग में डालो। मैं आपके लिए ना कोई लंजू पंजू क्वेश्चन ही लेके आया, बहुत ही बढ़िया ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिनमें आपका दिमाग लगेगा। ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे को पता है 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आया हूं, अगर तुम ये क्वेश्चन कर लेते हो तो भाई साहब दिल से रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, तुम मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, समझ रहे हो, मतलब तुमने इस चैप्टर को सच में डीपली पढ़ा है। तो अब देखो जो एलसीएम होता है एचसीएफ एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है। मैं बताता हूं कैसे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखो इसमें ये बोला गया है कि भाई इन चार ऑप्शन में से एचसीएफ कौन सा नहीं होगा, मतलब तीन तो एचसीएफ होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक एचसीएफ नहीं होगा तो तीन तो एचसीएफ होंगे, ठीक है। एलसीएम ये है, तो इनमें से जो भी एचसीएफ होगा वो इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है ना, समझ गए। तो अब देखो क्या 2400 आपका 300 से डिवाइड हो रहा है, यस बिल्कुल डिवाइड हो रहा है 8 पे, समझ गए। तो यानी कि 300 आपका एचसीएफ हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है, समझ गए। 500 2400 को अगर 500 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होता, यानी कि आपका 500 एचसीएफ नहीं हो सकता। 400 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, 600 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 500। जो एलसीएम होता है ना एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, ये बात अपने माइंड में रखना। ये बहुत ही मतलब ऐसी बात है जो टॉपर बच्चे जानते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें टॉपर का सीक्रेट बता दिया, तो इतना तो बनता है वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और हाँ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आपको ना क्वेश्चन वाइज भी मेरे को बताना है कि भैया मेरे को सेकंड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है। देखो जैसे तुमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा, तुमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई भी किया होगा। अब दो चीजें होंगी, या तो आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा। आपको कमेंट में मेरे को बताना है कि भैया मेरे को थर्ड क्वेश्चन आता है या नहीं आता। देखो आपको शर्माना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि यार बाकी बच्चों को तो थर्ड क्वेश्चन आता है, मेरे को नहीं आता, मैं तो बहुत लो लेवल पे हूं। नहीं, जब तक आप अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम इंप्रूव कैसे करोगे यार। एक्सेप्ट करो कि भाई ठीक है थर्ड क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अच्छी चीज है ना कि मेरे को पेपर से पहले पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता और आपको पता नहीं होता कि यार इस क्वेश्चन को करना कैसे है, वो चीज ज्यादा वर्स्ट होती है। अब मतलब बेटर है, कौन सी चीज बेटर है, ऑब्वियसली बात है अब बेटर है, क्योंकि तुम्हें पेपर से पहले पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो वीडियो को लाइक करना, दूसरा
कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ना थर्ड क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, ठीक है। हर क्वेश्चन पे आपको बताना है ताकि यार मेरे को पता चले कि वो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसपे ज्यादातर बच्चे अटक रहे हैं, ठीक है। अगर तुम मेरे को बताओगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो क्लियर, समझ में आया। कुछ भी एलसीएम हो, एलसीएम को सिंपल क्या करना है, आपको HCF से डिवाइड करके देखना है। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो HCF होगा, अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो HCF नहीं होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ये आपका ना असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। और आपको पता है इस साल आपके पेपर के अंदर ना कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैं टॉपर्स क्लैन वाले ऐप के अंदर अपलोड कर चुका हूं, तो वहां से आप देख सकते हो। तो आपको पता होगा उसके अंदर ना असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, असर्शन पढ़ते पहले। देखो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में होता क्या है ना, आपको दो स्टेटमेंट दी होती हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट देखनी है पहले कि भाई दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये करनी है। फिर आपको अगर दोनों ट्रू हैं, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो रीजन है क्या ये आपका असर्शन का करेक्ट रीजन है, ये भी आपको चेक करना है। देखो मैं अभी आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। तो पहले क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या फॉल्स है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट देखो असर्शन, तो ये आपको नंबर दे रखे हैं, दो नंबर आर एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर, ओके। तो पहले मैं एक काम करता हूं, एक नंबर को लिखता हूं, तो 7 × 13 × 11 + 11, ठीक है। तो यहां पे देखो ये नंबर आपको बोला गया है कि भाई ये कंपोजिट है, वैसे तो दोनों नंबर बोले गए हैं, पहले मैंने ये नंबर लिया, ठीक है। अब ये चेक करो कि क्या ये कंपोजिट है, क्योंकि हमें देखना है ना कि भाई इसमें जो बात बोली गई वो करेक्ट है या फॉल्स है ना। तो हम चेक भी तो करेंगे कि कंपोजिट है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां से 11 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 7 × 13 बचेगा, +1 हो जाएगा, और 7 91 92 11 × 92 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिसमें आपके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब तुम्हें पता है जो 1 होता है ना वो सबका फैक्टर होता है ना, तो 1 इसका भी फैक्टर होगा, ठीक है। दूसरा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई है, यानी कि ये भी तो इसके फैक्टर होंगे, यानी कि इस नंबर के 3 फैक्टर हो गए। और मैंने क्या बोला था, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। यानी कि ये क्या है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। समझ में आया, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया। उसी तरीके से देखो ये जो दूसरा नंबर है, यहाँ पे आपका 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसमें करके दिखाया ना, इसी तरीके से इसमें भी कर लेना। तो यहाँ पे देखो 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। यानी कि असर्शन इज करेक्ट, असर्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन पढ़ते हैं। तो रीजन में बोला गया है इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। नॉट का मतलब क्या है कि भाई इसके जो फैक्टर होंगे वो सिर्फ 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। नॉट बोला गया ना, समझ गए, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई। तो 3 × 12 × 101 + 4, कुछ कॉमन आ रहा है गाइज, यस कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना। देखो 12 में से 4 निकल जाएगा ना, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 3 × 12 में से 4 निकल गया, 3 आएगा, × 101, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9, ये 303 हो जाएगा, फिर ये 9, ओके, × 909 हो जाएगा। तो यस ये क्या है, ये तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कंपोजिट नहीं है, यानी कि रीजन गलत है, क्योंकि ये कंपोजिट बोला गया, क्वेश्चन में कंपोजिट नहीं है। लेकिन हमारे में तो देखो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, मतलब कंपोजिट है ना, तो समझ गए। तो रीजन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर एवरीवन। अब देखो जो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें 4 ऑप्शन करेक्ट होते हैं कि भाई या तो ये हो सकता है कि असर्शन करेक्ट है, ठीक है, और रीजन गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन सही है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर एवरीवन। कई बार क्या होता है कि दोनों सही होते हैं, लेकिन जो रीजन है ना वो करेक्ट रीजन नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि रीजन करेक्ट रीजन होता है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों गलत हो जाते हैं। तो आपके अलग अलग पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो जो आपके 4 ऑप्शन होंगे ना, ABCD, जो आपके 4 ऑप्शन होंगे उनमें से पढ़ लेना कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि भाई असर्शन ट्रू है और जो आपका रीजन है वो फॉल्स है। तो ये बात जिस ऑप्शन में लिखी होगी ना, आपको वो ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। अगर ये बात सी ऑप्शन में लिखी है तो सी को टिक कर देना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, तो ये वाला भी आपका असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू 6, ओके, HCF आपको गिवन है, एलसीएम भी आपको गिवन है और दोनों नंबर भी आपको गिवन है। तो देखो अब इस स्टेटमेंट को चेक कैसे करेंगे। देखो आपको नंबर गिवन है, तो आपको पता है कि भाई पहला नंबर A × B, पहला और दूसरा नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो देन इट विल बी इक्वल टू HCF × LCM। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो ना कि भाई ये जो स्टेटमेंट बोली गई है वो करेक्ट बोली गई है, गलत बोली गई है, ठीक है। तो A आपका क्या है, देखो पहला नंबर ये हो जाएगा 336,
इनटू दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 54 और एचसीएफ आपका कितना गिवन है 6, एलसीएम आपका कितना गिवन है 3000। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो मैं काम करता हूं, मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं, तो ये तो हो जाएगा आपका 18000 सिंपल। ठीक है, इधर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, यार कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं। तो ये हो गया 18144, यानी कि ये नॉट इक्वल है ना, दीज आर नॉट इक्वल, यानी कि जो आपका असर्शन है दैट इज रोंग, राइट। मतलब या तो एलसीएम गलत निकाला होगा इन्होंने या फिर एचसीएफ गलत निकाला होगा, कुछ तो गलत निकाला है। ठीक है, समझ में आया, तो असर्शन आपका गलत है। ठीक है, अब रीजन पढ़ेंगे, जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीजन में देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट क्या होते हैं बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, एक्सपोनेंट इज पावर। ठीक है, पावर जो होती है ना उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, द सम ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज 4। ओके, तो मैं समझाता हूं सिंपल लैंग्वेज में। क्या बोला गया है कि भाई 196 के अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्टर आएंगे, तो ये 2 पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो जाएगा 2 8 9 9। ओके, तो ये फिर से 2 पे जाएगा और ये जाएगा फिर 7 × 7। ओके, 49 पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, तो 7 × 7, तो ये इसके क्या हो गए, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। इतना समझ में आया। अब देखो क्या बोला गया है, सम ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि पावर, तो देखो यहां पे क्या आएगा, जो इसके प्राइम फैक्टर है उसकी पावर ऐड करनी है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर 2 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू 7 का स्क्वायर। अब देखो दोनों जो प्राइम फैक्टर हैं इनकी पावर 2 है और 2 है, तो इनकी पावर का सम, तो 2 + 2 क्या ये 4 है, तो यस 4 है, तो आपका रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो रीजन में क्या बोला गया है कि भाई 196 के अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो और उन प्राइम फैक्टर की जो पावर है उनका सम करते हो तो क्या वो 4 के इक्वल आता है, तो यस 4 के इक्वल आता है। क्लियर एवरीवन, तो असर्शन गलत है, रीजन आपका ट्रू है। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय टॉपर्स क्लैन where the participant will be educators of different subject. Okay, the number of participant in Hindi, English and Math are 60, 84, 108. Okay, तो आपको ना एक कंडीशन दे रखी है कि भैया क्या ना आपका सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हैं टॉपर्स क्लैन वाले, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके ना 3 सब्जेक्ट के टीचर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, आपके 3 सब्जेक्ट के टीचर इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदी के कितने टीचर हैं, हिंदी के हैं आपके टोटल 60 टीचर। ठीक है, इंग्लिश के कितने हैं, इंग्लिश के हैं आपके 84 टीचर। ओके, एंड आपके मैथ के कितने टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं आपके 108 टीचर। ओके, तो आपके एक सेमिनार के अंदर इतने सारे टीचर क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी के 60 टीचर है, इंग्लिश के 84 और मैथ के 108। क्लियर, तो इतने टीचर आपके इकट्ठे हो रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। ओके, देखो यहां पे क्या बोला गया है कि भाई ये जो सारे टीचर हैं इनको ना अलग अलग रूम के अंदर बिठाया गया है। ठीक है, और इस तरीके से बिठाया गया है कि भाई एक रूम के अंदर सेम सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक रूम है उसके अंदर हिंदी के भी टीचर घुसा दिए, इंग्लिश के भी घुसा दिए, मैथ के भी घुसा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, एक रूम के अंदर एक ही सिंगल सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। ठीक है, एक रूम के अंदर हिंदी के हो गए, एक रूम के अंदर इंग्लिश के हो गए, एक रूम के अंदर आपके मैथ के हो गए, तो इस तरीके से आपको रूम में टीचरों को बैठाना है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, सेम सब्जेक्ट होने चाहिए, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द रूम इज, यानी कि अगर आप इस तरीके से टीचरों को बिठाओगे तो आपको यह बताना है कि भाई एक रूम के अंदर मैक्सिमम कितने टीचर बैठ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ना मैक्सिमम वर्ड देख के उनके ना दिमाग की बत्ती जल गई होगी। मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम वर्ड जहां पे आ जाए, मैक्सिमम, लार्जर, बिगेस्ट, इस टाइप के वर्ड आ जाए, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको उस क्वेश्चन में HCF निकालना है। क्लियर एवरीवन, नंबर आपको दे रखे, ये 3 नंबर आपके सामने है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। समझ गए, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अब इसके अलावा मैंने आपको एक और ट्रिक बताया था कि आपका जो आंसर आएगा ना वो अगर आपका इन तीनों नंबर से छोटा आएगा तो क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई इतने सारे टीचर हैं, एक कमरे में मैक्सिमम कितने टीचर बैठ सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो आपका आंसर आएगा यानी कि आप एक कमरे में जितने टीचर को बिठाओगे वो आपके 60 से कम होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है 60 से कम होंगे। अगर आप एक कमरे में 60 टीचर बिठा दोगे तो फिर बाकी कमरों में तो फिर इसमें 24 टीचर बचेंगे, है ना। और आपको ऑब्वियस सी बात है हर कमरे में इक्वल नंबर टीचर बिठाने हैं। इस क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि भाई एक कमरे में सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए। अगर आप एक कमरे में 60 टीचर बिठा दोगे तो इंग्लिश के कितने टीचर बचेंगे, इंग्लिश के भी एक कमरे में 60 बिठाओगे, फिर दूसरे कमरे में बचे हुए 24 भी तो बिठाने पड़ेंगे आपको, तो ये इक्वल तो हुआ ही नहीं।
समझ गए? तो आपको सिंपल समझ में आ गया कि भाई जो आंसर आएगा वो 60 से छोटा आएगा। आपको एक कमरे में 60 से कम टीचर बैठाने हैं, तभी आपका ये पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो जब आंसर आपका छोटा होता है तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने आपको 2 ट्रिक बता दिए। अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड मिल जाए तो एचसीएफ निकालोगे, इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये चेक करना है, ये सोचना है कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा या बड़ा आएगा। अगर आंसर बड़ा आएगा तो एलसीएम निकालेंगे, आंसर अगर छोटा आएगा तो एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर एवरीवन? ये दोनों ट्रिक समझ में आए? अब देखो आप अपने हिसाब से इन दोनों ट्रिक में से कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो, दोनों ट्रिक हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओके, चलो अब इस क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो हमें यह समझ में आ गया कि भाई पहले वाले पार्ट में मैक्सिमम वर्ड है, तो इसमें क्या निकालेंगे? सिंपल एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालते हैं। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था, एचसीएफ निकालेंगे। तो पहला नंबर 60 है, दूसरा 84 है, तीसरा 108 है। ठीक है, क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड है, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो इनके देखो प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 60 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 पे भी जाएगा इंटू 5। क्लियर? तो ये आपके 60 के प्राइम फैक्टर हो गए। 84 के हो जाएंगे 2 पे जाएगा, फिर ये 42 हो जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 पे जाएगा और 7 पे चला जाएगा। क्लियर? ये हो गया 108। ये 12 9 होता है ना, तो 2 इंटू 3 पे जाएगा, 4 3 12 12 इंटू ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3। क्लियर एवरीवन? ये मैंने क्या कर दिया? सिंपल इन तीनों के मैंने प्राइम फैक्टर कर दिए। मेरे ख्याल से आपको फैक्टर वगैरह निकालने तो आते होंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल तीनों के प्राइम फैक्टर कर दिए। अब देखो हमें निकालना क्या है? हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन तीनों में कितने फैक्टर मैक्सिमम कॉमन है। ठीक है, तो 2 भी कॉमन है, ठीक है, ये 2 भी कॉमन है, ठीक है, ये 3 भी कॉमन है। तो आपके कितने मैक्सिमम फैक्टर कॉमन है? 3 फैक्टर कॉमन है। कौन कौन से? 2 2 एंड 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 12। क्लियर एवरीवन? यानी कि आप एक कमरे के अंदर मैक्सिमम कितने टीचर बिठा सकते हो? 12 टीचर बिठा सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इवेंट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मिनिमम वर्ड सुन के ये सोचेंगे कि यार इस क्वेश्चन में तो सीधा एलसीएम निकालना है। नहीं, पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझो। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। इसमें यह बोला गया है कि भाई हमने देखो अभी तक हमने क्या निकाला? हमने अभी तक ये निकाला कि भाई एक कमरे के अंदर टोटल 12 टीचर बैठेंगे। ठीक है, टोटल 12 टीचर बैठेंगे हर कमरे के अंदर, और हर कमरे के अंदर जो 12 टीचर होंगे वो आपके क्या होंगे? सेम सब्जेक्ट के होंगे। इतना समझ में आया? तो अब हमें ये नहीं पता कि भाई टोटल कितने कमरे लेने पड़ेंगे। हमें यह पता चल गया कि भाई एक कमरे के अंदर मैक्सिमम 12 टीचर बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इवेंट, यानी कि इतने सारे टीचर को बिठाने के लिए टोटल आपको कितने कमरे लेने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इस पार्ट के अंदर सीधा ना एलसीएम निकालने की गलती मत कर देना। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भाई एक कमरे के अंदर अगर 12 टीचर बैठ रहे हैं तो टोटल आपको कितने नंबर ऑफ रूम लेने हैं, कितने कमरे लेने पड़ेंगे, ये पूछा है। तो अब देखो एक कमरे के अंदर 12 टीचर है। ठीक है, तो टोटल टीचर कितने हैं? टोटल निकालते पहले। तो टोटल है 60 प्लस 84 प्लस 108। इनको ऐड कर दो तो 4 8 2 14 10। ओके, तो ये हो गए आपके 252। ठीक है, तो टोटल आपके 252 टीचर हैं। अगर एक कमरे में 12 टीचर बैठते हैं तो 252 टीचर के लिए कितने कमरे लेने पड़ेंगे? सिंपल डिवाइड कर दो। सिंपल क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 252 को डिवाइड कर दो 12 से, 220, ये हो गया आपका 21। ठीक है, यानी कि आपके ऐसे कितने कमरे लेने पड़ेंगे? 21 कमरे लेने पड़ेंगे। समझ में आया आपको क्वेश्चन? पिछले पार्ट में ये पूछा गया था कि भाई एक कमरे में कितने टीचर बैठेंगे, हमने निकाला 12 टीचर बैठेंगे। दूसरे पार्ट में ये पूछा गया कि अगर एक कमरे में 12 टीचर बैठ रहे हैं, जो हमने अभी निकाला है, तो टोटल कितने कमरे लेने पड़ेंगे। अगर टोटल 252 टीचर है, एक कमरे में 12 टीचर बैठ रहे हैं, तो डिवाइड कर दो। ये तो सिंपल मैथ है। समझ में आया ये वाला पार्ट? चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। तो इस पार्ट में देखो क्या बोला गया है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई आपके सामने 3 नंबर है। ठीक है, पहला नंबर कौन सा है? 60 है, दूसरा 84 है, तीसरा 108 है। तो ये आपके टोटल 3 नंबर है। तो अब हमें करना क्या है? हमें तीनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। क्लियर? समझ में आया? तो तीनों नंबर के एचसीएफ निकालेंगे, तीनों नंबर के एलसीएम निकालेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? तो देखो एचसीएफ मैं ऑलरेडी तीनों नंबर के निकाल चुका हूं, पहले वाले पार्ट में निकाले तो थे, है ना, 12 आया था ना। तो तीनों नंबर के जो एचसीएफ है वो मेरे को पता है कितना है,
इन तीनों नंबर का जो HCF है दैट इज योर 12। ठीक है, HCF मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, क्योंकि एलसीएम निकालना बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको आनी चाहिए। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3780। क्लियर एवरीवन? तो एलसीएम तुम खुद निकाल लेना, बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको आती होगी। एचसीएफ हमने निकाला था 12 आया था, एलसीएम हमने निकाला इतना आया है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपल एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 3780 कर देना। कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम खुद आंसर मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, और बाकी बच्चे भी अपना आंसर है ना बाकी कमेंट से मैच करके देख लेना। कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो इनको सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है तो यार दिल से रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं 99% बच्चे हैं ना ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके इस साल पक्का आएगा। कितने नंबर में आएगा? 3 नंबर में आएगा। ठीक है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपका मैं लिख के दे रहा हूं, आने वाला है ये क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं आता। तो अब है ना पूरा आंख कान दिमाग खोल के समझना कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क जरूर करना। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं बता रहा हूं बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 91, ओके, एंड HCF इज 13। अब मेरे को पता है क्वेश्चन पढ़ के ना आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई आपको ना ऐसे पेयर निकालना है। पेयर का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, 2 नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सम 91 हो और उनका HCF 13 हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है वही बच्चा कर पाएगा जिसको इस चैप्टर के बेसिक पता होंगे। पहले तो ये बताओ HCF का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल आपके 2 नंबर है 12 और 15, इन दोनों का ना HCF निकालो। तो इसका फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और इसके हो जाएंगे आपके 3 इंटू 5। क्लियर? HCF कितना हो गया? HCF हो गया आपका 3। ठीक है, इन दोनों नंबर का हमारा HCF कितना आ गया? 3 आ गया। ध्यान से सुनना, ठीक है, HCF 3 आया। ठीक है, अब HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब ये है कि भाई ये जो 3 है ना ये इन दोनों के अंदर होगा। समझ रहे हो? HCF का मतलब क्या होता है कि ये जो 3 है, ये जो 3 फैक्टर आया है ये आपका इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। ठीक है, 2 ऊपर वाले में नीचे वाले में नहीं है, नीचे वाले में 5 है ऊपर वाले में नहीं है। तो 3 वो चीज है जो दोनों के अंदर है। HCF का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मेरे को तुम्हारा पूरा अटेंशन अब है ना यहां पे चाहिए, क्योंकि अब मैं जो बात बोलने वाला हूं ना ये बच्चों के दिमाग में नहीं उतरती है। ध्यान से सुनना, पूरा अटेंशन यहां पे देना। देखो ये जो HCF है ये दोनों के अंदर है, इतना हमें समझ में आ गया भैया। ठीक है, अब क्या मैं ऊपर वाले नंबर को HCF के टर्म्स में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि जो HCF वो दोनों के अंदर है। तो क्या मैं 12 को HCF इंटू समथिंग लिख सकता हूं? समथिंग कुछ भी हो सकता है, आप चलो इसको x मान लो। ठीक है, इस केस में x क्या है? इस केस में x 2 इंटू 2 यानी कि 4 है। ठीक है, HCF 3 है, तो HCF कितना है? 3 है। ठीक है, HCF 3 है और x क्या है? x आपका 4 है, तो 3 इंटू 4 हो गया। यानी कि जो भी नंबर होगा ना वो आपका HCF का मल्टीपल पक्का होगा, उसके अंदर HCF पक्का आएगा। तो 12 के फैक्टर करोगे तो HCF आएगा। समझ गए मेरी बात? तो कोई भी नंबर हो उसको आप HCF के टर्म्स में लिख सकते हो। क्लियर? सिमिलरली नीचे वाले को भी मैं लिख सकता हूं HCF इंटू y। इस केस में y क्या है? इस केस में 5 है। HCF दोनों के अंदर सेम है, इसलिए मैंने बार बार HCF लिखा है। ठीक है, लेकिन x y अलग अलग है, ऊपर वाले में x 4 है, नीचे वाले में 5 है। समझ गए मेरी बात? कोई भी नंबर हो आप उसको HCF के टर्म्स में लिख सकते हो। क्लियर? ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 99% बच्चे होते हैं। तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेनी। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ना टेंशन में आ गए होंगे कि भैया ये चीज तो मतलब हमें आती नहीं है। टेंशन मतलब मैं हूं ना यहाँ पे, सारी चीज समझा दूंगा। टेंशन मतलब बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे मेरे को टाइम देना पड़ेगा। टेंशन मतलब, ठीक है? तो आपको बेसिक चीज समझ में आई, 1-2% तो समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर को आप उसके HCF के टर्म्स में लिख सकते हो। देखो मैं और बेटर तरीके से समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। यहां पे 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। 3 तो दोनों के अंदर है ना, तो 3 इन दोनों का क्या है? HCF है। तो मैंने 3 को इरेज करके HCF लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे 4 को मैंने, यहां पे देखो 4 की जगह कुछ भी हो सकता है। 4 की जगह मैं 2 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। 4 की जगह मैं यहां पे 4 इंटू 1 भी लिख सकता हूं। तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग हो सकता है।
तो कोई भी चीज एनीथिंग होती है ना, मतलब कुछ भी होती है, तो उसको हम एक्स लेट कर सकते हैं कि भाई एक चीज तो फिक्स है कि यहाँ पे HCF पक्का आएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इतना समझ में आया। सेम तरीके से देखो नीचे 5 × 1 लिख सकते हो आप, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है लेकिन HCF पक्का होगा, और इसको मैं क्या लेट कर लूंगा, y लेट कर लूंगा। क्लियर, इतना समझ में आया। मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। अब देखो यहां से हमने क्या समझा कि भाई कोई भी नंबर ले लो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, HCF × समथिंग लिख सकते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है, बस ये समझ में आ गया तो ये समझ लो आपको ये क्वेश्चन 90% समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन को फिर से रीड करो कि हमें वो पेयर निकालना है जिसका सम 91 हो और HCF 13 हो। तो ऑब्वियस सी बात है, पेयर है तो दो नंबर होंगे ना, तो मैं लेट कर लेता हूं दोनों नंबर को, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर को मैं लेट कर लेता हूं A, ठीक है, और सिमिलर तरीके से सेकंड नंबर को मैं लेट कर लेता हूं B। क्लियर, पेयर है ना, तो ऑब्वियस सी बात है दो नंबर होंगे, तो पहले नंबर को मैंने A लेट कर लिया, दूसरे नंबर को B लेट कर लिया, क्योंकि आपको पता है HCF निकालने के लिए मिनिमम आपको दो नंबर तो चाहिए ना। एक नंबर का HCF कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते। समझ में आई बात है, तो आपने वो दो नंबर लेट कर लिए जो हमें निकालने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो दो चीज बोली गई है। पहली चीज क्या है, ध्यान से सुनना, पहली चीज क्या है कि भाई इन दोनों नंबर का जो सम होगा वो 91 होगा, यानी कि पहला नंबर अगर A है, दूसरा नंबर मेरा B है, यानी कि A + B विल बी इक्वल टू 91। ये आपको पहली कंडीशन दे रखी है। इतना समझ में आया कि भाई दो नंबर का सम जो है वो 91 है और इन दोनों नंबर का जो HCF है वो आपका 13 है, ठीक है। A और B का HCF निकालोगे तो 13 आएगा। तो तुम्हें यहां तक समझ में आया, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या किया है, सिंपल जो क्वेश्चन में गिवन था ना मैंने वो लिखा है, ठीक है। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ समझाया था। मैंने क्या समझाया था कि कोई भी नंबर होता है ना, उसको आप HCF × समथिंग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपकी जो दो नंबर है A एंड B, क्या मैं इनको HCF × समथिंग लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि सभी नंबर को लिख सकते हैं ना, तो इनको भी लिख सकते हैं। तो A को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, A = इसका देखो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इन दोनों नंबर का HCF कितना है, 13 है, ठीक है। तो A को HCF × समथिंग लिख सकते हो, है ना। क्लियर, यहां तक सही। HCF कितना है, 13 है, तो 13 × x। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका 13x। चलो एक काम करता हूं, मैं आगे समझाता हूं, ठीक है। अब सिमिलरली क्या मैं B को भी ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो B को भी मैं क्या लिखूंगा, HCF × समथिंग। देखो HCF दोनों के अंदर सेम रहेगा, ओके, तो HCF तो 13 होगा, ऑब्वियस सी बात है, इनटू समथिंग। यहां पे जो समथिंग वाली चीज है ना वो चेंज हो जाएगी, तो इनटू y। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, 99% क्वेश्चन हो गया है। और मैं आपको गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन है ना मेरे से बेटर कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि यार मैंने ना ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों को समझाया है, तो मेरे को पता है इस क्वेश्चन को कैसे समझाते हैं। ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को दिक्कत आती है, टेंशन मत लेना, मैं खड़ा हूं, सारी चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। तो ए आपका क्या बन जाएगा, 13x। क्लियर, बी आपका क्या बन जाएगा, 13y। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो जो दो नंबर हमने लेट किए थे वो 13x और 13y हो गए। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई a + b आपका 91 होगा, ठीक है, a + b 91 है, तो a आपका कितना है, 13x है, तो a की जगह मैं 13x लिख दूंगा, ठीक है, 13x प्लस b आपका 13y है = 91। अब देखो इनमें 13 कॉमन आ जाएगा, तो 13x + y = 91। ठीक है, अब देखो ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x + y = 7। क्लियर एवरीवन, तो x + y कितना है, 7 के इक्वल है। यहां तक समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो बताओ। तो अब मेरे को ये बताओ x और y के कितने आउटकम पॉसिबल है, मतलब ऐसे कितने नंबर है जिनको ऐड करने पर 7 आता है, बताओ कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, तो देखो यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पर 7 आता हो। ऑब्वियस सी बात है 1 और 6 हो जाएगा, ठीक है, और आपका 2 और 5 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। अगर आपका x 1 है तो y कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है, राइट। अगर x आपका 2 है तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर x आपका 3 है तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x और y के ये आउटकम आपके पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। हमें वो दो नंबर निकालने हैं जिनको ऐड करने पर 91 आए और जिनका HCF 13 हो, ठीक है, यानी कि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b किसके इक्वल है, 13x और 13y के इक्वल है। तो देखो यहां पे मेरे को x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है पुट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है y को मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, 6 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पेयर हैं,
समझ गए? अगर मेरे को 1 मतलब अगर मेरे को x1 लेना है तो y मेरे को 6 पुट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं x1 पुट कर दूं और y आपका 5 हो जाए, नहीं। क्यों? क्योंकि x प्लस y 7 के इक्वल होते हैं ना, तो आपको इस तरीके से पुट करना है। तो अगर मैं x को 1 पुट कर रहा हूं और y को ऑब्वियस सी बात है मेरे को 6 पुट करना पड़ेगा, तो a और b की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। तो x मेरा 1 है तो 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है, 13 हो जाएगा। अब y कितना पुट करना पड़ेगा? 6 पुट करना पड़ेगा, तो 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 78। ओके, तो आपके ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने पर देखो 91 भी आता है, और इन दोनों नंबर का जो HCF हो कितना है? 13 है, ठीक है। तो अगर a और b जो पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि आपको ऑल जितने भी पॉसिबल पेयर है ना वो आपको बताने हैं कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पर 91 आए और उनका HCF 13 आए। तो पहले नंबर ये हो गए, ऐड करके देख लो 91 आता है, HCF निकाल के देख लो 13 आता है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू पुट करता हूं, तो अब मैं दूसरी वैल्यू पुट करता हूं, x को मैं 2 पुट करता हूं, तो y कितना पुट करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है 5 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो 13 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू इस बार मैं 2 पुट कर रहा हूं, तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 26, और 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 65। क्लियर एवरीवन? तो ये दूसरा पेयर हो गया। इन दोनों को ऐड करके देख लो 91 आता है, और इन दोनों का HCF निकाल के देख लो 13 आता है। समझ में आई बात? तीसरी वैल्यू पुट करते हैं, तो अब तीसरी बार मैं x को क्या पुट करूंगा? 3 पुट करूंगा, तो y कितना पुट करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है 4 पुट करना पड़ेगा। तो देखो x आपका 3 है, y आपको 4 पुट करना पड़ेगा, तो 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 39, ठीक है। और y कितना पुट करना पड़ेगा? 4, तो 13 4 जा कितना होता है? 52। तो ये आपका तीसरा पेयर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? इन दोनों को ऐड करके देखो 91 आता है, इन दोनों का HCF निकाल के देखो 13 आता है। समझ में आई बात है? तो ये 3 पेयर आपके पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? मैं आपको गारंटी देता हूं 99% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो यार मेरे को कमेंट में बताओ, ताकि मेरे को पता चले कि ऐसा वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर बच्चे अटक रहे हैं। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा? तो हर बच्चे को कमेंट करना है, चाहे तुम्हें क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, हर बच्चे को कमेंट करके बताना है कि यस भैया मेरे को ये क्वेश्चन आता है। अगर नहीं आता तो भी बताना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि हाय राम मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, मेरा क्या होगा? अभी नहीं आता ना, लेकिन मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बता दिया ना कैसे होता है। अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाता और वहां पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, तो उससे बेटर तो ये है ना कि अभी नहीं आता, एटलीस्ट तुम्हें अभी ये तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हर बच्चे को कमेंट करके बताना है कि चाहे तुम्हें क्वेश्चन आता हो तो भी कमेंट करके बताएंगे, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता तो भी कमेंट करना है। क्लियर एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन भाई साहब इसको तो ना लाल अक्षरों में मार्क कर लो, मोस्ट, इसके आगे तो 2 बार मोस्ट लगा लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ऐसा आज तक एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आपका ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से ना आया हो। ये क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटीड आएगा, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके स्कूल टीचर ने आपको सोल्व करके बता दिया हुआ, ठीक है। लेकिन बस ये चीज आप अपने माइंड में क्लियर रखना दैट दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर में अगर मेरे को कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़े ना कि यार तुम सारे क्वेश्चन छोड़ दो, एक क्वेश्चन अगर तुम्हें करना हो, तो मैं पता है कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा? ये क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार को तुम इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को तुम नहीं छोड़ सकते। क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, लेकिन बस मेरे को आपको ये बताना था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, ओके, वेयर P एंड Q आर द प्राइम नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस फर्क क्या है कि ये ना एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तो देखो यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि भाई ये दोनों क्या है, ये आपके ना इरेशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि इनका जो सम है ना वो आपका इरेशनल है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, आपको पता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है ना वो सबका सेम रहता है, ठीक है। तो मैं लेट करूंगा, लेट रूट P प्लस रूट Q इज रैशनल, ठीक है। तो मैं लेट कर लूंगा इसको ना, हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करेंगे। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें हमें इरेशनल प्रूव करना होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होते हैं। ओके, तो हमने क्या लेट कर लिया कि भाई ये आपके रैशनल है। अगर हमने जो चीज लेट की है और हम कुछ सोल्व करेंगे और लास्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमने लेट किया वो गलत है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ना, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई नंबर रैशनल होता है या कोई इरेशनल होता है। अगर ये नंबर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इरेशनल होगा, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो आगे क्या करेंगे, अगर ये रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है रैशनल नंबर को आप
ए बाय बी, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, जहां पे ए एंड बी आर को प्राइम। ओके, ए और बी क्या है, ये आपके को प्राइम नंबर है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। ओके, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पे स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड ही करेंगे। यहाँ पे आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें ना हमेशा लेफ्ट साइड में सिर्फ जो रूट वाली चीज है ना वो रखनी है, रूट के अलावा लेफ्ट साइड में जो भी चीज है ना उसको हम क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको राइट में शिफ्ट कर देता हूं। यहां तक समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, रूट वाली चीज लेफ्ट में रखेंगे, रूट के अलावा जितनी भी चीज है वो राइट साइड में चली जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे हम रखेंगे 2 रूट पी क्यू को, ठीक है, और जो आपका p प्लस क्यू है ना ये आपका राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये राइट साइड में जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। सिंपल, मैंने क्या किया, जो इधर p प्लस क्यू था ना उधर मैंने भेज दिया। ठीक है, अब देखो रूट वाली चीज रखनी है, यहाँ पे 2 भी तो है ना, 2 तो रूट वाली चीज नहीं है, तो 2 को भी भेजेंगे, है ना। उससे पहले काम कर लेते हैं, यहाँ पे ना हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 अंडर रूट पी क्यू। ठीक है, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, चाहे पहले एलसीएम ले लो चाहे बाद में लो, एलसीएम तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले ले लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बाद में लोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लो मैं बाद में लूंगा ना तो क्या हो जाएगा, ये बाय में 2 आ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू बी स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। तो सिंपल मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 2 को इधर भेजेंगे, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां पे क्या है, लेफ्ट साइड में अंडर रूट पी क्यू है। ठीक है, राइट साइड में क्या है, ध्यान से देखो, राइट साइड में एक फ्रैक्शन है, ये आपकी फ्रैक्शन है ना, ये चीज अंडर रूट में है, ये चीज आपकी फ्रैक्शन में है। और आपको पता है कोई भी चीज अगर आपकी फ्रैक्शन में है और उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, क्योंकि 2b स्क्वायर 0 नहीं है ना, ये फ्रैक्शन भी है, इसका डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये राइट साइड वाली चीज क्या है, रैशनल है। रैशनल की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी ना, कोई भी ऐसी चीज जो फ्रैक्शन में लिखी जा सके और जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो उसे क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। तो ये राइट साइड वाली चीज तो रैशनल है, लेकिन क्या ये रैशनल है, एक बात हमेशा याद रखना, इरेशनल चीज इरेशनल के इक्वल होती है, रैशनल चीज रैशनल के इक्वल होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता कि एक इरेशनल चीज रैशनल के इक्वल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, 2 और अंडर रूट 2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। 2 क्या है, 2 आपका क्या, जल्दी बताओ, 2 आपका रैशनल है एंड वहीं पे अंडर रूट 2 क्या है, ये आपका इरेशनल है। तो एक रैशनल चीज इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकती, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो यहां पे देखो ये चीज आपकी फ्रैक्शन में है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब ये तो रैशनल है। अब मेरे को ये बताओ क्या ये रैशनल है, क्योंकि आपको पता है रैशनल चीज हमेशा रैशनल के इक्वल होती है। क्या ये रैशनल है, नहीं, ये आपका रैशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि अंडर, ये बेसिकली है क्या, ध्यान से देखो, अंडर रूट पी क्यू है। अंडर रूट पी क्यू कब बनता है, जब आपका अंडर रूट पी और अंडर रूट क्यू ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तभी तो अंडर रूट पी क्यू बनता है। और पी क्यू आपके क्या है, ये आपके प्राइम नंबर है। क्या है, ये प्राइम नंबर है, समझे। तो अगर कोई भी चीज अंडर रूट में हो और मल्टीप्लाई हो रही हो और प्राइम हो, इसका मतलब क्या है कि वो आपकी इरेशनल होती है। ठीक है, अगर मैं अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 15 आएगा। अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल है। अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल है। अंडर रूट 15 क्या है, ये भी आपका इरेशनल होगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, जो अंडर रूट पी क्यू है, दिस इज इरेशनल, ये इरेशनल आ गया। ठीक है, तो ये चीज इरेशनल है, ये रैशनल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बताया ना, एक रैशनल चीज हमेशा रैशनल के इक्वल होती है, इरेशनल चीज कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होती। यहां पे नॉट इक्वल का साइन आएगा, तो इसका मतलब अगर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, एक रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, हमने क्या स्टार्टिंग में लेट किया था, हमने स्टार्टिंग में लेट किया था दैट
रूट पी प्लस रूट क्यू आर रैशनल। ये हमने लेट किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई मैं स्टार्टिंग में जो चीज लेट करके चला था ना कि भाई ये चीज होगी, और आखिरी में जब मैं सोल्व करूंगा ना वो चीज ना हो, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में लेट किया कि भाई ये रैशनल है, लेकिन ये तो गलत चीज आ गई, ये रैशनल नहीं है, समझ रहे हो। तो अगर ये रैशनल नहीं है, देखो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरेशनल होती है। अगर ये रैशनल नहीं है, क्यों नहीं है? पहली बात, कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से नहीं है। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या है? ये आपके इरेशनल होंगे। दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो यस होता है या नो होता है, ठीक है। कोई भी चीज दो हो सकती है, या तो वो रैशनल होगी या इरेशनल होगी। अगर ये चीज रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल है। प्रूव हो गया, लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। एक दो बार इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो ये वाला क्वेश्चन, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता है ना तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि यस भैया ये क्वेश्चन मेरे को आता है। और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता ना तो भी मेरे को बताना है, चाहे तुम्हें क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, हर बच्चा कमेंट करके बताएगा कि भाई तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि नहीं आता, ताकि यार मेरे को पता तो चले कि क्वेश्चन नंबर 9 में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अटक रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा आज का 9th क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्या है? होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, तो वीडियो को पॉज करके ना एक बार इस क्वेश्चन को रीड करना कि भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। और इस क्वेश्चन के ना टोटल 2 पार्ट है, ठीक है। दोनों पार्ट का जो आंसर है सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे। और देखो यार, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, चाहे तुम्हें ये क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, हर बच्चा एटलीस्ट इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, इससे फर्क पड़ता है कि तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एफर्ट लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो मैं आपको ना इस बेस पे जज नहीं करूंगा कि यार इस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है नहीं आता, मैं ये जज नहीं करूंगा। मैं ये जज करूंगा कि यार इस बच्चे ने ना इस क्वेश्चन को ट्राई किया, हुआ नहीं हुआ ये बाद की बात है, लेकिन तुमने ट्राई किया, ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो? ये चीज है ना तुम्हें लाइफ में भी आगे काम आएगी। अब मुझे देखो, मैंने ये वीडियो बना दी, रात के 1 बजे हुए हैं, ठीक है। मैंने वीडियो बना दी, मैंने ट्राई किया ना इस वीडियो को बनाने का, फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो में कितने व्यूज आए, मेरे को रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं, मैंने मेहनत की ना, ये बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हो? तो मेरे से ना ये चीज सीख सकते हो कि भाई रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, हमने ट्राई किया नहीं किया ये मैटर करता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे। और साथ में मेरे को ये भी बताओ कि यार आपके ना 10 में से कितने स्कोर आए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि भाई आपको हर करेक्ट आंसर के कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलेंगे। तो आपके मैंने टोटल 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है। तो इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर बनते हैं ये भी आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है। अगर तुम्हारे 5 क्वेश्चन ठीक है ना तो तुम्हारे नंबर कितने हो गए? 5 नंबर हो गए 10 में से। अगर तुम्हारे 7 क्वेश्चन ठीक है तो 7 नंबर हो गए। अगर तुम्हारे 10 के 10 क्वेश्चन ठीक है ना तो तुम्हारे हो गए 10 में से 10। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर तुम्हारे 5 नंबर आए हैं ना तो यार तुम है ना, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें ना सच्चाई बताऊंगा कि तुम है ना बिलो एवरेज कैटेगरी में हो, बिलो एवरेज कैटेगरी में हो, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यार मैं तो बिलो एवरेज कैटेगरी में आ गया, मेरे को तो कुछ आता नहीं, लेकिन आपको ना डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। अभी एटलीस्ट तुम्हारे पास टाइम है इंप्रूव करने का, तुम पेपर में थोड़ी ना बैठे हो, समझ रहे हो? तो तुम्हें ना टेंशन में नहीं आना, तुम्हें सिंपल मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और मैं आपको ना ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो तुम्हें ना टेंशन नहीं लेनी। क्लियर एवरीवन? और अगर तुम्हारे 7-8 नंबर आए ना तो तुम एवरेज कैटेगरी में हो, लेकिन तुम्हारे अगर 10 में से 10 नंबर आए ना तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तुम है ना इस चैप्टर के और क्वेश्चन सोल्व करना बंद कर दो। मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार तुमने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन ट्राई करने थे ना, जितने भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन थे, मैंने आपके सारे करवा दिए, तो तुम्हें इस चैप्टर में और मेहनत करने की नीड ही नहीं है। तो अभी तुम्हें करना क्या है? तुम्हें ना अपने वो सब्जेक्ट के वो चैप्टर करने जो तुम्हारे वीक है, क्योंकि तुमने इस चैप्टर में जितनी मेहनत करनी थी ना वो तुमने कर ली है। अब अपने वो चैप्टर पकड़ो जो तुम्हारे वीक है, उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस चैनल के ऊपर है ना मैंने एक सीरीज चालू कर रखी है जिसके अंदर मैं आपको ना चैप्टर वाइज आपके वो क्वेश्चन करवाता हूं जो कि आपके पेपर में ना गारंटीड पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ना रियल नंबर वाले चैप्टर के गारंटीड क्वेश्चन आपके बता दिए हैं। बाकी चैप्टर के अगर आपको गारंटीड क्वेश्चन जानने हैं तो आप बाकी वीडियो जाके देख सकते हो, उनके अंदर अलग अलग चैप्टर के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको रियल नंबर वाले चैप्टर के बता दिए हैं। और साथ में मेरे को कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के गारंटीड क्वेश्चन चाहिए। देखो अपलोड तो मैं सारे चैप्टर के ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी ना, पहले मैं आपको उस चैप्टर के जो गारंटीड क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट करके
जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के गारंटेड क्वेश्चन चाहिए, जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी वो मैं अपलोड कर दूंगा। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, रात के 1:30 बज गए हैं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, मेरा बोलते बोलते ना गला बैठ गया है। तो यार मेरी इतनी से रिस्पेक्ट कर लेना कि इस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, इस टाइप के ना वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उससे क्या होगा कि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और यार इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।